नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर तो समझिए में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में मुसलमानों का मुद्दा उठाकर सियासत को गरमा दिया है। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने आखिर क्यों अल्पसंख्यकों को बंधिया मजदूर कह दिया है, इस खास रिपोर्ट को देखिए। प्रशांत किशोर जो अपने गृह राज्य बिहार की 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा पर है। यात्रा के जरिए प्रशांत किशोर जनसुराज अभियान को एक पूर्ण राजनीतिक दल के रूप में विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन बयानों से सुर्खियों में रहने वाले प्रशांत ने इस बार मुसलमान राग छेड़ दिया है। पश्चिम चंपारण के एक गांव में जनसुराज यात्रा को संबोधित करते हुए चुनावी रणनीतिकार ने अल्पसंख्यकों की स्थिति बंधुआ मजदूरों जैसी बता दी है। आपको भ्रम दे रहा है, आपको डरवा रहा है, इसलिए कि आपको बंधुआ मजदूर बना के रख लिया है एक दल ने। आप बंधुआ मजदूर की तरह एक ही दल को जाकर वोट करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आपको चिंता नहीं है। मुसलमानों के बीच पहुंचे प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर इन्हें गुमराह करने और भ्रम में रखने का आरोप लगाया। रोजगार को लेकर कह दिया कि जेडीयू और बीजेपी की जब सरकार थी तब भी हालात जस के तस बने हुए थे। अभी आरजेडी से 77 एमएलए है तो उसका एक ही मुख्यमंत्री है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आरजेडी का 2 ही पैर है, एम और वाई। तो दूसरा अगर उप मुख्यमंत्री बनाएगा तो लोग कहेगा कि भैया अब वो एम को बनाओ, तो काहे नहीं आपको बना दिया। अभी कैबिनेट बना है तो 14 को मंत्रालय एक वर्ग को मिला है। आपको कौन मंत्रालय मिला है उसको भी आप गणना कर लीजिएगा। कुछ नहीं मिलेगा, ना अभी में है ना आगे मिलेगा, उनको भी पता है। आप जाइएगा कहाँ? जनसुराज लाने के लिए निकले प्रशांत किशोर ने मुस्लिम राग यूं ही नहीं अलापा है। चुनावी रणनीतिकार से सियासत की पारी खेलने वाले इस खिलाड़ी को पता है कि राज्य की 11 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां 40% मुस्लिम आबादी है। 36 सीटों पर तो मुसलमान ही तय करते हैं उम्मीदवारों का भाग्य। आर्थिक, शैक्षणिक सहित विकास के पैमाने पर ऐसे इलाके पिछड़े हुए हैं। सियासी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर पर नेताओं के हमले भी जारी हैं, जिन्हें हम आगे सुनाएंगे। वैसे प्रशांत किशोर के बयान ने बिहार की सियासत में उबाल जरूर ला दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पश्चिम चंपारण से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशांत किशोर की मुसलमानों को लेकर दिए बयान पर अब सियासत तेज हो चली है। आरजेडी ने जहां खुद को गरीबों की पार्टी बताया है तो वहीं कांग्रेस ने तुष्टीकरण का आरोप प्रशांत किशोर पर लगा दिया है, जबकि बीजेपी ने आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस पार्टियों का नाम लिए बगैर तंज कस दिया है। राष्ट्रीय जनता दल, माफ कीजिएगा प्रशांत जी, मैं आपसे कहता हूं, कभी भी सिर्फ मुसलमान यादव की पार्टी नहीं रही, बनी गरीब की पार्टी। और आज तक गरीब अलग अलग जातियों के हमारे वोटर हैं। तो बड़े क्रांतिकारी बनने चले थे प्रशांत किशोर जी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उतर आए हिंदू मुसलमान पर, खुल गई राजनीति की पोल। वही शॉर्टकट, तोड़ो फोड़ो, समाज को आपस में लड़ाओ भिड़ाओ, भ्रम फैलाओ और राजनीति करो। तो ये तो शुरू से पृष्ठभूमि बनी हुई है। और प्रशांत किशोर जी अगर आज इस विषय को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि पूरा आईना दिखाना चाहिए। आधा आईना दिखाकर केवल अपने लिए कुछ साधने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और चलिए अब इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार में सियासी जमीन इस वक्त तलाश रहे हैं। बिहार की जमीनी सच्चाई से लोगों को अवगत उनकी ओर से कराया जा रहा है। हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बातों को वो लोगों के सामने रख रहे हैं, लोगों को अपनी बात को समझा रहे हैं। प्रशांत के निशाने पर तीनों पार्टियां हैं, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। प्रशांत किशोर लोगों से किए नेताओं के वादे जनता को याद दिला रहे हैं। मुसलमानों पर आखिर प्रशांत किशोर का फोकस क्यों है, यह भी समझना जरूरी है। तो इसके भी मायने हैं, क्योंकि बिहार की कुल आबादी का करीब 17% मुसलमान है। 243 में से 36 सीट मुसलमान निर्णायक स्थिति में है। राज्य की 11 सीटों पर 40% मुस्लिम मतदाता है। सीमांचल समेत 4 जिलों में मुस्लिमों का दबदबा है।
आर्थिक शैक्षणिक स्तर पर ये जिले हालांकि पिछड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर मुस्लिमों का दबदबा है और इसलिए प्रशांत किशोर मुस्लिमों पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उनकी राजनीतिक राह और भी आगे बढ़ सकती है। बढ़ते आगे, झारखंड में ईडी और आईटी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया है। तो जवाब में बीजेपी ने भी सत्ता पक्ष पर घोटाले का आरोप लगा दिया है। सरकारी जांच एजेंसियों को लेकर आखिर सियासी बखेड़ा क्यों मचा है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। स्थान मेदिनीनगर पुलिस लाइन ग्राउंड और मौका आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का। दर्शक दीर्घा में पलामू के ग्रामीणों की खचाखच भीड़ जुटी थी और स्टेज से 142 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास योजनाओं की बौछार हो रही थी। ईसीआई, ईडी और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसी के छापे से चारों ओर से घिरे सत्ता पक्ष के मुखिया हेमंत सोरेन कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए और बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। हमको भी अपने दफ्तर में बुलाने का आदेश करता है, कल चिट्ठी देता है या बोलता है आज आ जाओ। क्या हम लोग संवैधानिक पदों पर नहीं बैठे? क्या चोर उचक्के हम लोग दिखते हैं क्या इनको? एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस थमाया था और अगले ही दिन आईटी की टीम सत्ताधारी दल के विधायकों के ठिकानों पर रेड डालने पहुंच गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करार दिया। ईडी, सीबीआई के लोग, इनकम टैक्स का लोग भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा रहा है छापा मारने के लिए। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको, और नैतिकता की बात हमें सिखाते। ये नोटिस देकर के आदिवासी दलित पिछड़ों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी नौजवान इस राज्य के गरीबों के लिए काम। ईडी के सम्मन और आईटी के छापे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बदले की कार्रवाई करार देते नहीं थक रहे, तो जवाबी हमले कर रही बीजेपी ने इसे सीएम हेमंत सोरेन की बौखलाहट करार दे दिया। आपने देखा कि जब ईडी ने उनको सम्मान किया, पूछताछ के लिए उनको चिट्ठी भेजा, तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब वो कह रहे कि भाई हम आदिवासी हैं। भाई आदिवासी हैं तो आदिवासी को झारखंड को लूटने की उनको कोई लाइसेंस तो नहीं मिला है। और कानून का सम्मान करते हुए अगर ईडी ने आपको बुलाया है तो ईडी के समक्ष हाजिर होना चाहिए, और ये डर आपके अंदर है और इसीलिए आपने 3 सप्ताह का समय भी आपने ईडी से मांगा है। ईडी और आईटी के एक्शन से गरमाई झारखंड की सियासत में एक बार फिर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को सत्ता पक्ष बार बार बदले की कार्रवाई बता रही है, तो जवाब में बीजेपी सत्ता पक्ष पर लूट खसोट के आरोप लगाते नहीं थक रही। पलामू से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझाते हैं आपको। दरअसल ईडी और आईटी की रेड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। खनन पट्टा मामले में घिर चुके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तार किए जाने की भी चुनौती दे दी है। केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। जेएमएम कार्यकर्ता से ऐसे छापे का जवाब आंदोलन के जरिए करने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त बिल्कुल बीजेपी पर निशाना साधने के मूड में है, लेकिन बीजेपी वहां पर अलग पलटवार कर रही है कि अगर हेमंत सोरेन ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें ईडी का सामना करना चाहिए। झारखंड में आईटी के छापे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर से ठन गई है। बेरमो में रेड के लिए आईटी अफसरों द्वारा बीजेपी की गाड़ी का इस्तेमाल करने पर सत्ता पक्ष ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए।
आईटी की गाड़ियां सुबह सवेरे जैसे ही कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह और प्रदीप यादव के पीए देवेंद्र पंडित के ठिकाने पर पहुंची, झारखंड की सियासत में फिर गर्माहट आ गई। आईटी ने जय मंगल सिंह के बोकारो, रांची और पटना के ठिकानों पर एक साथ छापा मारना शुरू किया। पर बेरमो में कांग्रेस विधायक के घर पर आईटी की टीम जिस गाड़ी से पहुंची थी उसमें बीजेपी का स्टिकर चिपका था। जबकि ये गाड़ी रांची निवासी दिनेश महतो के नाम से रजिस्टर्ड है। मीडिया ने जैसे ही गाड़ी का वीडियो उतारा, गाड़ी से बीजेपी का स्टिकर हटा दिया गया। ये वीडियो वायरल हुआ और आईटी के छापे पर सियासत तेज हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सवाल उठा दिया। आज भी हमारे कई सत्ताधारी विधायकों के यहां छापा पड़ रहा है और मजेदार बात है, वो छापा भी पड़ रहा है और छापा में जाने वाला जो आईटी पदाधिकारी है, जो भी जांच पदाधिकारी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा करके छापा मार रहा है। कमाल का बात है, क्या बात है। बेरमो में कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह के ठिकाने पर आईटी रेड की खबर जैसे ही फैली, घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी और बीजेपी और आईटी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। मोदी डरता है, इनकम टैक्स हाय हाय, अंदर छापेमारी होती रही, बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। तभी जय मंगल सिंह की मां रानी सिंह सामने आई और उन्होंने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील कर डाली। शांत रहने दीजिए, कांग्रेसी लोग जो हल्ला कर रहे हैं उनको शांत रहने दीजिए, समझे? कोई जरूरी नहीं है किसी के बारे में कुछ नहीं बोलने के बाद हाय हुई मुर्दाबाद युर्दाबाद कुछ नहीं, एकदम चुपचाप बैठ। छापेमारी के समय कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह अपने रांची स्थित आवास पर मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सबसे पहले उनके आवास पर आईटी की छापेमारी का ट्वीट किया। इसके बाद आईटी की टीम उनके घर पहुंची। उन्होंने बोला कि रेड कंडक्ट करने आए हैं। मैं बोला हाँ, निशिकांत दुबे जी का ट्वीट आपसे पहले आ चुका है, मुझे मालूम है आप रेड कंडक्ट करने आए हैं। तो बोला अच्छा, निशिकांत दुबे जी का ट्वीट आ चुका है। मैं बोला हाँ, उनका ट्वीट पहले आ चुका है कि इनकम टैक्स की छापा पड़ने वाली है और उस टाइम तक मेरे घर में छापा पड़ा हुआ नहीं था। निशिकांत दुबे जी ने जो आपने ट्वीट देखा, मैंने करीबन 7:40 7:50 के करीब। पहले ईडी की दबिश और अब आईटी के ताबड़तोड़ छापे ने झारखंड के सत्ताधारी दलों की बेचैनी काफी बढ़ा दी है और बीजेपी पर हमले का नया बहाना दे दिया है। रांची से अविनाश के साथ बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल झारखंड में सत्ता पक्ष इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरता चला जा रहा है। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ने के बाद की गई। कांग्रेस विधायकों, कारोबारियों के यहां ईडी और आईटी की रेड डाली गई। 2 कांग्रेस विधायक और उनसे जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। विपक्ष हालांकि इन छापेमारियों को बीजेपी प्रायोजित रेड करार दे रहा है, लेकिन बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि सब कुछ एक कानूनी कार्रवाई के तहत किया जा रहा है। और अब बात करते हैं शिक्षक बहाली को लेकर आंदोलन की, जो पटना की सड़क पर फिर आज देखने को मिला। 7वें चरण में बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी त्योहार खत्म होते ही एक बार फिर से राजधानी में डेरा जमाने लगे हैं। सरकार से बहाली की मांग पूरी होने तक आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। चाहती हूँ कि हो गया आगाज रण का, युद्ध अभी जारी है। इस बार माँ बाप के सपनों को पूरा करने की 100% तैयारी है और इस बार आपके आश्वासन से हम लोग उठकर जाने वाले नहीं है। हाथों में तख्तियां लेकर बीटेट और सीटेट पास अभ्यर्थी फिर से राजधानी पटना में इकट्ठे होने लगे हैं। गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थी मांगे पूरी होने तक आंदोलन पर डटे रहने की बात फिर से दोहरा रहे हैं। दिवाली और छठ खत्म होते ही एक बार फिर से राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग पहुंच गए हैं डेरा जमाने के लिए और देख सकते हैं कि पंडाल लगाकर सभी अभ्यर्थी अभी से आंदोलन शुरू कर दिए हैं। चेतावनी भी दे रहे हैं कि जब तक सरकार 7वें फेज का विज्ञापन जारी नहीं करेगी तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। शिक्षक बहाली के 7वें चरण की विज्ञप्ति की मांग को लेकर ये शिक्षक अभ्यर्थी फिर से आंदोलन पर हैं। बार बार मिले आश्वासनों से परेशान इन अभ्यर्थियों की एक ही मांग है, जल्द से जल्द बहाली।
कई सारे अभ्यर्थियों की शादी नहीं हो रही है और जिनकी शादी हो चुकी है उनकी शादियां टूटने के कगार पे है। क्योंकि अब हम लोग अगर डेली यहाँ प्रोटेस्ट में आएंगे, हम लोगों को भी तो सर बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जवाब यही मिलता है कि बाबू आप लोगों का काम हो रहा है, प्रोसेस में है लगातार 3 साल से। अब बताइए कि हम लोगों का काम रुका क्या है, ये कोई नहीं बतलाता है, कोई नहीं दिखाता है कि आप लोग कब तक शिक्षक बनिएगा और कब तक स्कूल में जाइएगा। इसी साल 22 अगस्त को पटना की सड़कों पर नौकरी मांग रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर बेरहमी से डंडे बरसाए गए थे। तत्कालीन एडीएम ने प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से डंडे बरसाए, उससे विभाग के साथ ही प्रशासन की भी किरकिरी हुई थी। अब पटना में फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों का जुटान हो रहा है। उम्मीद है सरकार इनकी मांगों को नियमों के तहत जल्द पूरी करेगी और बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थियों का आंदोलन खत्म होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार में 2019 में छठे चरण की शिक्षक की भर्ती हुई, लेकिन 94,000 भर्तियों में से सिर्फ 42,000 नियुक्ति हो पाई। 50,000 रिक्तियां अभी भी खाली हैं। 3 साल से 7वें चरण का नोटिफिकेशन सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है। शिक्षक अभ्यर्थी अब लगातार सरकार से बहाली की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की ओर से यह भी कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती है तो उनकी ओर से आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर देखिए, दानापुर के फुलवारी शरीफ से गायब मद्य निषेध विभाग के सिपाही आशुतोष कुमार को 3 दिनों बाद भी पुलिस नहीं खोज पाई। इस मामले में फुलवारी शरीफ थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन आशुतोष का कहीं अता पता नहीं है। आशुतोष के लापता होने से परिजन इस वक्त खासे परेशान हैं। पत्नी उनका फोटो लिए उनके आने का इंतजार कर रही हैं, तो वहीं 2 बच्चे भी अपने पापा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परिवार को किसी अनहोनी की आशंका इस वक्त सता रही है। सर मामला तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह के इंसान थे उनका किसी के साथ कोई ऐसा मतलब लफड़ा नहीं था, लेकिन वो मद्य निषेध में कार्यरत थे तो शराब वगैरह की थी में रहते थे, पकड़ाते थे ट्रक वगैरह, तो हो सकता है उस मामले में किसी तरह का कोई दुश्मनी निकाल सकता है। बाबा मद्य निषेध सीआईडी में पोस्टेड थे सरदार पटेल भवन में। 1 तारीख को वो घर से निकले थे 11 बजे, तो उनसे फिर उनका घर से निकलते के साथ 10 मिनट के बाद फोन ऑफ हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने 12:30 पे कॉल किया, 17 सेकंड के लिए बात किया कि मेरा काम हो गया है, हम घर वापस आ रहे हैं। पर उसके बाद फिर से फोन स्विच ऑफ हो गया। बस वो 17 सेकंड फोन ऑन था, उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया और अभी तक वो फोन ओपन नहीं हुआ है। हाउस में किराए के मकान लेके रहते थे सब परिवार। तो ड्यूटी के लिए घर से निकले 11 बजे, 1 तारीख को 11 बजे दिन में घर से निकले, ऑफिस नहीं पहुंच सके हैं और अभी तक उनका पता नहीं है। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। हम लोग लगातार उसमें प्रयासरत है, लगातार अनुसंधान कर रहे हैं और पॉलिटिकल वगैरह के आधार पर आगे का कार्रवाई किया जा रहा है। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराया जा रहा है। पुलिस के साथ साथ मद्य निषेध विभाग की टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। शराब माफिया सरकारी कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं। उत्पाद विभाग का सिपाही पिछले 3 दिनों से गायब है। परिजनों को किसी अनहोनी की इस वक्त आशंका सता रही है। हालांकि पुलिस की ओर से यह कहना है कि जल्द ही जो सिपाही है उसे ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार वाले इस वक्त बेहद चिंतित, बेहद परेशान। दिवाली और छठ पूजा में घर आने वाले लोग अभी भी फिर से वापस अपने काम वाले राज्य में लौट रहे हैं। जैसे आए थे वैसे ही जाने की मजबूरी है। सीट नहीं मिलने की वजह से यात्री ट्रेन के गेट पर, टॉयलेट के गेट पर बैठकर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। तारीख बदल गई, तकदीर नहीं बदली। बिहार से जाने वाली ट्रेनों की इस भीड़ को देखिए। जितने लोग सीट पर बैठे हैं उससे कई गुना ज्यादा सीट के नीचे और उससे भी ज्यादा दरवाजे पर लटक कर जाने को मजबूर है। नहीं हो रहा, टिकट नहीं मिल रहा है जनरल में सर, ऐसे जाना पड़ रहा है लटक के। हम लोग को कमाने वाला आदमी है, दिल्ली जा रहे हैं कमाने के लिए, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। सरकार को रोजगार नहीं देता है बिहार में, इसीलिए दिल्ली जाना पड़ता है, बम्बई जाना पड़ता है कमाने के लिए।
न तो ये किसी एक दीपक की कहानी है और न सिर्फ एक भागलपुर से आनंद विहार तक जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस का ही हाल है। बिहार से बाहर जाने वाली सभी ट्रेनों का ऐसा ही हाल है। बिहार में रोजगार मिलता नहीं, मजबूरी में बिहार से बाहर जाना जरूरी है, लेकिन ट्रेनें कम हैं, ट्रेनों में सीट कम है और बिहार में बेरोजगार ज्यादा। यह ट्रेन जो है विक्रमशिला ट्रेन है और यह ट्रेन जो है यहाँ से दिल्ली जाएगी और ट्रेन की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। किस तरह से जो लोग छठ पूजा मनाने के लिए घर आए हैं और वो वापस लौट रहे हैं और ट्रेन में जगह नहीं है, टिकट नहीं मिल पाया है, जिस कारण से वो लोग रास्ते पर बैठे हैं, टॉयलेट की जगह पर बैठे हुए हैं। कोई ट्रेन के फर्श पर बैठा है तो कोई टॉयलेट के पास। जिसने रिजर्वेशन कराया है उसे भी बैठकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग ट्रेन में खड़े हैं। सरकार को और ये स्पेशल ट्रेन नहीं चलाएंगे तो ऐसे पोजीशन में तो आदमी कैसे जाएगा, तो मर जाएगा। बहुत दिक्कत हो रहा है बेटा, बहुत दिक्कत। 24 घंटा के सफर है, 24 घंटा के सफर में सरकार से स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए, तो चलना नहीं चाहिए। ये कोई एक साल की कहानी नहीं है। बिहार के बाहर कमाने के लिए जाना, धक्के खाते हुए पर्व त्योहार में आना और फिर धक्के खाते हुए वापस लौट जाना बिहार के लोगों की नियति बन चुकी है। बिहार आए थे, छठ में आए थे, बाहर जा रहे हैं लोग, फिर जहाँ से आए थे बहुत दिक्कत, आप देख नहीं रहे हैं। ट्रेन में जगह नहीं, राज्य में रोजगार नहीं, क्या करें? परदेश लौटने की फिर वही दर्द भरी कहानी है। जैसे आए थे वैसे ही जाना है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह और पटना से धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।